राम राम दोस्तों, आज की कहानी है अफसोस। कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रेन से उतरकर टैक्सी की ओर घर पहुंचा। महीना बाद घर वापस आया था, क्योंकि मुझे कारोबार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है। आज कई महीनों के बाद घर में दाखिल हुआ था। मैं लंबे सफ़र के चलते थका हुआ था, इसीलिए आदतन सबसे पहले नहा धोकर फ्रेश हुआ। तभी पत्नी आंगन में आई नाश्ता लेकर। चाय पीते हुए मैं माँ से बातें कर रहा था। अगर मैं घर से बाहर रहूं और कुछ दिन बाद वापस आता हूं तो माँ घर की समस्याएं और गांव घर की बातें लेकर बैठ जाती है। उनकी पुरानी आदत है, इसीलिए उनकी बातें सुनता हूँ। कुछ बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, पर इस तरह अपने गांव घर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। माँ ने बातों बात में बताया, उसने डंडे से पीट पीट कर अपने शिव चाचा की हत्या कर दी है। उसे जेल हो गई है। कौन माँ? तुम किसके बारे में कह रही हो? मैं हत्या और जेल के बारे में सुनकर चौकन्ना होते हुए पूछा। खाना खा के लो, फिर मैं बता रही हूँ। मैंने जोर जोर से बोल उठना। नहीं, किसकी हत्या कर दी माँ? मैं जरा हाँफते हुए पूछा। अरे, अपने शिव चाचा की, माँ मजबूती से बोली थी। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। एक पल को लगा शायद यह झूठ है, पर सच तो सच होता है ना। इसीलिए कई दिनों बीरू के बारे में मेरे मन में विचार उमड़ते उमड़ते रहे। मुझे आज भी याद है, हम दोनों एक साथ बचपन में खेलते थे, साथ साथ बगीचे से आम चुराते थे, खेतों से मटर की फलियां तोड़ना, एक साथ पगडंडियों पर दौड़ना, दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। आज मैं कारोबार के सिलसिले में अपने गांव से दूर होता हूँ और कभी कभार नहीं आ पाता हूँ। आज समय की कमी के चलते हम दोनों का मिलना कम हो गया था, पर आज भी हम दोनों की पटती है। जब भी मैं गांव आता हूँ, हम दोनों की घंटों बातें होती हैं। बीरू के परिवार के लोगों की शिव चाचा से पुरानी रंजिश थी, क्योंकि वह उसके गोतिया थे। मैं एक बार किसी काम से उसके घर जा रहा था। उसकी चाची से और माँ की तू मैं हो रही थी। उसकी माँ जोर से गालियाँ दे रही थी। उसकी चाची और उसकी चचेरी बहनें भी उसकी माँ को गालियाँ दे रही थी। बीरू की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, दौड़ रे बीरू! इतना सुनते ही बीरू अंदर से दौड़ पड़ा था। ऐसा लग रहा था वह चाचा पर टूट पड़ेगा। वह कभी माँ की तरफ से अनाप शनाप बोलने लगा। मैंने उसे डांटा और शांत किया। वह मेरी बात मानता था। मैंने उसको समझाया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हो? आखिर वह भी तुम्हारी चाची है। कुछ देर बाद मामला रफा दफा हो गया था। उस दिन बाद बीरू ने बताया, चाची के परिवार में से मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। वे लोग जमींदार दास के बंटवारे को इजहार कर रखे हुए हैं। वे बंटवारे में ज़्यादा ज़मीन रख लिए हैं, इसीलिए हम दोनों परिवारों में झगड़ा और तनाव रहता है। यह दोबारा बंटवारे के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने बीरू को समझाया, क्यों नहीं, तुम लोग सहूलियत से ही मांग लेते हो। वह कभी नहीं देंगे, वह बहुत अड़ियल है। बीरू आपसे बोला था। इस कांड के बाद गांव के लोगों से मालूम हुआ कि जब बीरू केस हार गया और उसे सज़ा मिल गई तो उसने अपने माँ बाबूजी से मिलने से इनकार कर दिया है। सभी लोग उसे अपराधी मान रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। इसीलिए मैंने समय निकालकर उससे मिलने का सोचा। मैं जेल के सामने खड़ा था। वह कुछ देर बाद सलाखों के पीछे आ चुका था। मुझे देखकर यह उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बीरू, मैं तुमसे जानने आया हूँ कि आखिर यह सब कैसे हो गया। मैं तुमसे उस सीधा सवाल किया था। बीरू बहुत देर तक अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। जब वह चुप हुआ तो
बोलना शुरू किया। भैया आप जानते हो तो हैं, मैं उसकी उम्र से थोड़ा बड़ा हूँ और गांव घर के रिश्ते में भाई भी लगता हूँ, इसीलिए वह मुझे भैया ही कहता है। फिर भी मेरा दोस्त है। एक बार फिर रुक कर बीरू ने बोलना शुरू किया। मैं गुस्से में ऐसा कर गया। वहाँ माँ, बाबूजी और मेरी बहन भी थी। माँ मारो मारो की आवाज़ लगा रही थी और मेरी बहन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। मैं आगे पीछे नहीं सोच पाया। उस समय सामने माँ, बाबूजी भी थे, लेकिन वे लोग एक बार मुझे ये नहीं बोले कि मत मारो। शायद किसी ने एक बार भी रोका होता तो मैं यह हत्या नहीं करता और जेल की सज़ा नहीं मिलती। मैंने तो तसल्ली देने की कोशिश की। अब जो हो गया सो हो गया, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीरू मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा था। वह खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। वीरू कुछ सोचता, वह बार बार अपनी उन हथेलियों को देख रहा था जिससे उसने हत्या की थी। भले ही वह हत्या के लिए पछता रहा था, पर यह बात को साफ थी कि वह गुनहगार और अपराधी तो बन ही गया। मैंने कुछ देर तक गांव घर के बारे में इधर उधर की बात की और उसका मन बहलाता रहा। मैंने सुना है कि तुम अपने माँ बाबूजी से अब नहीं मिलते हो। शायद तुमने उनको मिलने से मना कर दिया है, लेकिन क्यों? मैंने सवाल किया। उसका चेहरा कठोर हो गया था। उसने बताया, भैया आप जानते हैं, माँ बाबूजी की इच्छाओं के चलते ही तो यह महाभारत हुआ है। अब मैं ज़िंदगी भर जेल में रहूँगा। इसके पीछे मेरे माँ बाबूजी ही जिम्मेदार हैं। वे ज़मीन के कुछ टुकड़ों के लिए ज़िंदगी भर जहर भरते रहे। वे लोग एक बार भी रोकते तो शायद मैं जेल में नहीं होता। सच्चाई सुनकर मुझे वीरू के साथ हमदर्दी हो रही थी, लेकिन ऐसी हालात में मदद भी नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा कि हमदर्दी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भारी मन से फिर मिलने का वादा करता हूँ। वहाँ से निकल गया कि वीरू ने कहा, आते रहिएगा भैया, आपके सिवा अब मेरा कोई अपना नहीं है। अब मेरे माँ बाबूजी भी अपने नहीं रहे, जिन्होंने मुझे गुनाह के रास्ते पर ढकेल दिया। ऐसा नहीं कहते हैं मेरे भाई, तुम्हारे ही माँ बाबूजी हैं, वे तुम्हारे ही रहेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरू की आंखों में नफ़रत और पछतावा के आंसू साफ दिख रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।